ओके, तो सबको हरिओम। मैं जो चर्चा अब तक हो चुकी है उसका थोड़ा सार दोबारा पुनरावर्तन करता हूं। तो देयर इज नो हीलर, देयर इज नो हीलिंग, nobody can heal no one. All healing is self-healing, and there are no healing techniques, only healing mechanism. या इसको आप हीलिंग प्रोसेस कहेंगे, मैकेनिज्म कहिए या प्रोसेस, मतलब टेक्निक्स नहीं होती। जैसे कि कई लोग, मैं योग निद्रा करूं, मैं हिप्नोसिस सीखूं, मैं प्राणिक हीलिंग करूं, तो ये सब टेक्निक्स है। इसकी कोई टेक्निक नहीं होती। ये सब जो बताया जा रहा है उसे कोई हीलिंग होता नहीं। ठीक है कि एक विद्या आपको सिखाई जाती है उस नाम से, तो सिखाने वाला नाम कमाता है और धन कमाता है, और आपको लगता है कि एक विद्या मेरे पास आई और उसके जरिए मेरे जीवन की पीड़ाएं कम होगी। तो टेक्निक से कुछ नहीं होगा, जैसे माला फेरने से, मंदिर जाने से, पूजा करने से, अर्चन करने से, सब टेक्निक्स है। इससे जीवन के दुख दूर होते तो संसार दुखी नहीं होता, क्योंकि हम लिखित इतिहास के अनुसार 5000 सालों से धार्मिक विधि का पालन करते आए हैं। कोई तफावत नहीं पड़ा समाज में। इसी तरह ध्यान है, प्राणायाम है, योग निद्रा है, पुरखों से चलते आए हैं, लेकिन समाज के जीवन की गुणवत्ता में कोई तफावत पड़ा नहीं है। तो ये जो टेक्निक्स सीखने के पीछे लोग अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, विपश्यना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, कई सारे नाम मैं दे सकता हूं। तो ये एक अंधी दौड़ है टेक्निक सीखने के पीछे। तो इस दौड़ से हमको मुक्त होना है। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो टेक्निक से हीलिंग को बाहर निकालना है। और दूसरा भी मेरा एक उद्देश्य है आज की चर्चा का, जो मैं पिछले रविवार को कर चुका हूं, कि वन अप एंड वन डाउन। तो मैं आपको समझा चुका हूं एक ट्रायंगल, जिसमें सफरर होता है, जिसके जीवन में पीड़ाएं हैं और उसको उससे मुक्ति चाहिए। तो ये शिकार है, ये शिकार है घटनाओं का, संजोगों का, व्यक्तियों का या समाज का। हम सब सामाजिक परिस्थिति, लोग हमारे जीवन में जो भी आए, आप उनका कुछ भी नाम देंगे, क्योंकि किसने मेरा दुपट्टा छीन लिया, तो इन्हीं लोगों ने शब्द जो उपयोग किया जाता है। तो बहुत अर्थपूर्ण विधान लिखा है इस कविता में। इन्हीं लोगों ने ले लीना, छीन लीना दुपट्टा मेरा। तो वो पूरे समाज है, कई सारे व्यक्तियों के नाम तुम्हारी नजर समक्ष आएंगे कि किस किस व्यक्तियों ने तुमको पीड़ा पहुंचाई। तो जब मैं सफरर बनता हूं तो समाज, व्यक्ति, संजोग, घटना, सरकमस्टेंसेस इत्यादि ऑपरेशर, परसिक्यूटर बन जाते हैं। तो आप अपाहिज बन गए, आप लाचार बन गए, आप वन डाउन हो गए। तो आज जो ट्रायंगल में चर्चा करने जा रहा हूं, इसमें आपको ऊपर कैसे उठना है, इससे वन डाउन से वन अप कैसे जाना है। क्योंकि अब तक समाज ने जो ढांचा बनाया हुआ है परंपरा से, उपनिषद समय से, कि एक हीलर होता है, एक गुरु होता है, वही हमारे जीवन की पीड़ाओं की मुक्ति देता है, और उसी के समक्ष मेरी नज़र ऊंची रहती है और हाथ फैलाए मैं उसके पास जाता हूँ। तो इसको रेस्क्यूअर कहा जाता है, हीलर कहा जाता है। वो हमेशा वन अप पोजीशन में रहता है, वन डाउन में रहता है, क्योंकि आप संजोगों के मारे हुए हो। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा बदलना है हमको, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ध्यान में रखना है, मैकेनिज्म में चर्चा करने जा रहा हूं थोड़ी समय के बाद।
कि एक हीलिंग में ऐसा माना जाता है कि जो सफरर है, जो व्यक्ति अपने जीवन की पीड़ा लेके आपके पास आता है, अब तक डॉक्टर को, हीलर को भगवान माना जाता है, गुरु को भगवान माना जाता है, और गुरु पूर्णिमा के दिन उसको पूजा जाता है। जुलाई महीने में डॉक्टर्स डे भी आता है, तो डॉक्टर को, हीलर को, गुरु को भगवान मान के स्थापना की गई है। तो इस ढांचे को तोड़ना है, क्योंकि नई फिलोसॉफी अगर मुझे बनाना होता तो जो सफरर है, जो आगे मैं आपको विक्टिम बता चुका था, सफरर बता चुका था, वन डाउन था, वास्तव में इसके पास कोई असाध्य पीड़ा है। असाध्य, वो बीमारी हो या कुछ भी चीज हो सकती है। कैंसर से पीड़ित मरीज मेरे पास आएंगे या कोई जीवन की असाध्य तकलीफ लेकर के आएंगे, तो सामान्य रूप से मैं सुपीरियर बनता हूँ, वो इन्फीरियर बनता है। मैं वन अप बनता हूँ, वो वन डाउन बनता है। इसके बदले आप ढांचा थोड़ा बदलेंगे। जो सफरर है वो सुपीरियर टू द हीलर, मतलब वो गुरु, डॉक्टर और हीलर से ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे कारण मैं दे सकता हूँ। हीलर है वो हेल्पलेस है, परिस्थिति बदल दीजिए इसको आप। तो अब तक ये नीचे है, ये ऊपर है, इसके बदले यहाँ पर सफरर को लगाइए, यहाँ पर हीलर को लगा दीजिए। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंसर लेकर के कोई मरीज जब आता है, उसकी पीड़ा को मैं देखता हूँ, वो मृत्यु के बिल्कुल करीब है, मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर पाता हूँ, मैं मृत्यु के द्वार से उसको बचा नहीं पाता हूँ, या उसकी बीमारी की पीड़ाओं से उसको मुक्त नहीं कर पाता हूँ, तो मैं खुद को लाचार समझने लगता हूँ। जबकि कई बार मैंने देखे हैं मेरे अनुभव में कि सफरर, मतलब कैंसर का जो विक्टिम होता है, वो कई बार हंसता है मेरे साथ और खुशी मनाता है, क्योंकि एक शब्द हम आगे चल करके देखेंगे कि पीड़ाओं का स्वीकार। जो व्यक्ति अपने जीवन की पीड़ाओं का स्वीकार कर लेता है और मृत्यु का स्वीकार कर लेता है, जो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, जीवन की पीड़ाओं का स्वीकार और मृत्यु का स्वीकार सफरर कर चुका है, कैंसरग्रस्त आदमी कर चुका है। जबकि डॉक्टर है, हीलर है, गुरु है, अब भी संघर्ष करता है कि कैसे इस व्यक्ति को मैं पीड़ा से मुक्ति दिलाऊं, कैसे उसकी मृत्यु से उसको बचाऊं, और कैसे उसकी बीमारी को मैं ठीक कर दूं। तो अब इस ट्रायंगल में देखेंगे कि जो डॉक्टर है, हीलर है, गुरु है, वो उल्टा अपाहिज है, वो लाचार है, और हीलर है वो सुपीरियर है। तो ये पोजीशन बदलनी चाहिए। जब तक आप गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, मेरी बीमारी से मुक्ति दिलाओ, मेरी सफरिंग को दूर करो, तब तक ये ट्रायंगल बदलेगा नहीं। तो एक उल्टी प्रक्रिया में आपको समझाने जा रहा हूँ कि जिसमें हीलर लाचार है और सफरर महान है, सुपीरियर है मेरे से। तो ये प्रोसेस मैकेनिज्म हम चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा दो चीज़ों के भी तफावत समझेंगे। जीवन में पीड़ा है और जीवन में यातना है, तो दो चीज़ों को समझना जरूरी होगा हमको, पेन एंड सफरिंग। जैसे कि आप कहीं से गिर गए तो आपको चोट आई, वो चोट होने के कारण आपके शरीर के कुछ चेता तंतु कार्यान्वित हो चुके। आपकी पैर के अंगूठे में चोट थी, तो इससे आपको पीड़ा, दर्द होता है। तो वो जो दर्द है वो फिजिकल सेंसेशन है, वो एक सिग्नल है, आपके अंगूठे से निकलता है और आपके दिमाग तक जाता है। एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक स्टिम्युलस है, आपके दिमाग तक जाता है और आपके दिमाग के कोषों को परिचित करता है, माहितगार करता है कि पैर के अंगूठे में मुझे कोई तकलीफ है। तो कोई भी इंजरी या कोई भी बीमारी होगी, या कई बार जीवन में कुछ घटनाएं बनती है, कुछ नुकसान होता है, जैसे कि तुम अपने किसी स्वजन को गंवाते हो, किसी की मृत्यु हो जाती है, या तुम्हारी मनचाही चीज तुम्हारे से छूट जाती है, जीवन में एक बदलाव आता है, कोई प्रकार नया आता है, कोई बीमारी पैदा होती है, कोई ईजा हो जाती है,
तो तुम्हारे शरीर का मतलब होगा अन्नमय शरीर कि कुछ कोश कार्यान्वित हो जाएंगे, सक्रिय बनेंगे, पीड़ा का संवेदन पैदा करेंगे और दिमाग को माहितगार करेंगे। तो ये एक फिजिकल सेंसेशन है पेन, ये फिजियोलॉजिकल है। कुदरत ने इसकी व्यवस्था हमारे शरीर में की है ताकि आप पैर के अंगूठे की चोट के कारण जो पेन होता है, दर्द होता है, उससे आप अपना हलन चलन हिलचाल कम कर देंगे, पैर का अंगूठा ज़्यादा देखभाल करेंगे ताकि पीड़ा से, चोट से आप मुक्ति जल्दी पा सको। तो ये मैकेनिज्म कुदरत ने आपके अंदर बनाई हुई है कि जीवन में कोई शारीरिक तकलीफ हुई, कोई मानसिक या सामाजिक तकलीफ हुई, तो जैसे कि कुटुंब में किसी का मृत्यु होते ही आप कुछ दिनों तक सिरदर्द से पीड़ित होते हो, तो ये फिजिकल नेचर है, फिजियोलॉजिकल नेचर है, ये इनएविटेबल है, ये अनिवार्य है जीवन में, क्योंकि ये कुदरत ने बनाई हुई प्रक्रिया है। ये हमारी आदि मानव अवस्था से बनी हुई है। तब तो हम केवल स्थूल जीवन जीते थे, शारीरिक जीवन जीते थे पशुओं की तरह, क्योंकि वानर से मनुष्य बनने जा रहे थे। तो जब आप वानर से मनुष्य बनने जा रहे थे, उस समय तुम्हारे अंदर कुदरत ने ये पेन सेंसेशन दिया। ये अनिवार्य है। ये होते हुए आप अपने शरीर का जतन करेंगे, अपने आप को ज़्यादा चोट या ज़्यादा बीमारी से आप बचाएंगे। तो पीड़ाओं से मुक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कई व्यक्तियों को दर्द होता है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर में दर्द, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं कि हमको कोई दवा दीजिए ताकि ये पेन ठीक हो जाए हमारा। लेकिन ये पीड़ा अगर आप सहन करेंगे तो कुदरत ने ही इलाज किया हुआ है, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये थोड़ा पेन का परिचय था। तो पेन का मतलब जरूरी नहीं कि ये केवल आपको बीमारी या शारीरिक ईजा से ही होगा, सामाजिक घटनाओं में भी हो सकता है। आपने कुछ, जैसे कि आपकी नौकरी चली गई तो आपको कोई तकलीफ हो सकती है, या किसी का मरण हुआ आपके जीवन में, या किसी से आपका छूटा-छेड़ा हो गया, तो ये सब घटनाओं में पेन अनिवार्य है। तो वो उसका एक समय होता है, उसका उद्भव होता है, उसका विकास होता है और उसका अंत भी रहता है। तो वो अपना खुद का आयुष्य लेकर के आता है पेन। तो उसके बाद ये अपने आप तो निवृत्त हो जाता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्टर, कोई औषध, कोई टेक्निक, कोई ज़रूरी नहीं। फिर भी ऑफ कोर्स अगर मेरी कोई चोट के कारण मुझे तकलीफ ज़्यादा हो रही है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ, मुझे कुछ काम करना है, मैं बैठे नहीं रह सकता या मैं पड़ा नहीं रह सकता, तो आप कुछ दवाइयाँ कभी लीजिए सोच समझ कर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुदरत पर छोड़ दो और आप कोई दवा नहीं लेंगे। तो दवाओं का और डॉक्टर का, मैं ये इधर हीलर का नाम नहीं बोलता या गुरु का नाम नहीं बोलता, दवाओं का, डॉक्टर का यहाँ पर मर्यादित भूमिका रहेगी पेन रिलीफ में। तो जिसके लिए पेन किलर्स दी जाती है, ट्रंक्विलाइजर्स दी जाती है। जैसे कि मेरे जीवन में कोई हादसा हुआ जिसके बारे में सो नहीं पा रहा हूँ कई दिनों से, तो थोड़ा ट्रंक्विलाइजर ले लो, सिडेटिव ले लो और 5-7-10 दिन के लिए आप थोड़ा सो लो, ठीक से कृत्रिम रूप से सो लो, तब तक शरीर अपना काम कर लेगा, संभालेगा और आप इससे ठीक हो पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पेन। तो पेन इज इनएविटेबल इन लाइफ, बट द पेन हैज अनदर एलिमेंट, an extended element, and that extended element is called suffering. तो सफरिंग की शुरुआत पेन से होगी। तो आगे मैंने समझा चुका हूँ, सामाजिक घटनाएं, व्यक्ति, संजोग या वातावरण आपको जब कोई चोट पहुंचाता है और उसका सामाजिक मानसिक परिमाण पैदा होता है, खास करके मानसिक, तो सफरिंग जो होती है वो मानसिक स्थिति है, मानसिक अवस्था है। आपको एक चोट आई, उस चोट के कारण आप रोने लगे, तो जो रोने लगे वो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ, क्योंकि प्राणी कोई रोता नहीं चोट के मारे, मनुष्य रोता है क्योंकि सामाजिकता में आपको कुछ गलत तालीम दी गई।
तो जैसे कि मैं पीड़ित हूँ, मुझे सहारे की आवश्यकता है, मुझे सहानुभूति चाहिए किसी की, ये सोच करके आदमी रोता है। तो रोता है तब उसका पेन सफरिंग बन जाता है। तो जीवन में हार्डशिप्स है, समस्याएं हैं, दुख दर्द है, लेकिन वो स्वाभाविक है। लेकिन उससे जब आप पीड़ित होने लगते हो तो पेन इज ट्रांसलेटेड इनटू सफरिंग। दिस बिकम्स मेटाफिजिकल इन नेचर। मेटाफिजिकल का मतलब होगा ये फिजियोलॉजिकल है, नर्व एंडिंग्स के कारण है और आपके दिमाग के कारण है, क्योंकि आपके शरीर के प्रत्येक भाग को आपके दिमाग के साथ जोड़ा गया है। और किसी भी भाग में चोट या बीमारी हुई तो दिमाग में इसकी आपकी जानकारी दी गई, तो इसके कारण आपको पेन हुआ। लेकिन सफरिंग दिमाग के कोषों के कारण होता है। अब ये आपकी पेन को एक नई भूमिका या नया आयाम देता है। वो ना आयाम होता है आपकी विचार, आपकी जजमेंट्स, कि किस व्यक्ति ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, या आपकी मान्यताएं कि मैं निकम्मा हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, आई एम यूजलेस। आपको खुद के प्रति तिरस्कार की भावना होने लगती है, औरों के प्रति गुस्से की भावना होने लगती है। जो आपका आपका प्रोसिक्यूटर या ऑपरेटर था उसके प्रति आपको गुस्सा होता है, और क्यों मैं इस समय कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, आई एम वर्थलेस। और सेल्फ पीटी की भावना है। तो माना जाता है कि समाज में उछेर के दरमियान प्रत्येक माता पिता अनजाने में अपने बच्चे को ये भावना पोसते हैं कि तुम गिरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बच्चे हो और तुम मेरी सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो छोटा छोटा काम जब बचपन में हम करते हैं, वो चाहे जूते की रस्सी बांधने का काम होगा, या सीढ़ी चढ़ने या उतरने का काम होगा, या रास्ता पार करने का काम होगा, या लिखने का काम होगा, या सब्जी काटने का काम होगा। 2 साल 3 साल के जब हम होते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो माँ बाप ये लगातार हमको कहते रहेंगे छोड़ो, तुमसे ये नहीं होगा। तो आप वर्थलेस हो, आपकी शक्तियों में अभाव है, आप अपाहिज हो और आप निराश्रित हो। तो एक सामाजिक परंपरा बनी, आप निराश्रित हो। तो पहले थे माँ बाप पर, अब समाज पर। तो इसी में डॉक्टर, हीलर और गुरु की एक भावना पैदा हुई है। तो इस भावना से हमको मुक्त होना है। मेटाफिजिकल का मतलब होगा कि जीवन की यही घटनाओं को, इसी घटनाओं को आप अब अपने दिमाग के कोषों में सोचते हो, इसके बारे में मूल्यांकन बांधते हो, अपनी मान्यताओं को इसके साथ जोड़ते हो। जब ये परिमाण जोड़ा जाता है तो आपका पेन सफरिंग बन जाता है। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आपके जीवन के अनुभवों का सामान्य अनुभव। आप विद्यार्थी हो, आप पति या पत्नी हो, आप पुत्र या संतान हो, या आप पड़ोसी हो या मित्र हो, वो जो वाले अलग अलग अनुभवों से आप गुजरते हो, उस अनुभवों में मान्यताएं डाली जाती है, विचार सोच डाली जाती है, मूल्यांकन डाला जाता है, और इससे एक अनुभव बनता है कि मेरा बचपन कैसा रहा, मेरा शादी जीवन कैसा रहा, मेरा व्यवसायिक जीवन कैसा रहा। उसमें एक परिमाण बनता है, और आप हर व्यक्ति हमेशा कहता है कि जीवन दुखदायक है। तो ये मेटाफिजिकल है। तो फिजियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल, ये पेन और सफरिंग के बीच तफावत है। और जो यातना से जीता है वो व्यक्ति हमेशा हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, और उसी को हीलर के पास जाना होता है। तो इसमें हीलर की भूमिका ऊपर हो गई, सफरर की नीचे हो गई। तो इससे मुक्त होना है। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखने के पहले, पेन इज रियल एंड वी नीड टू फील इट, एक्सपीरियंस इट, नॉट फिक्स इट। इसको आप इलाज मत करिए। चोट आई, दर्द हो रहा है, तो साक्षी भाव से उसको देखिए। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, कुछ दिनों के लिए आपको परेशान करेगा, और कुछ समय के बाद अपने आप निवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ हीलिंग होता है। तो ऑल हीलिंग इज सेल्फ हीलिंग। ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ लगातार, ये इसके कारण। लेकिन जब इसी पेन को सफरिंग बनाया जाता है तो ये अनरियल है, इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें मेरी सोच डाली गई, मेरी मूल्यांकन डाली गई, मेरी मान्यताएं डाली गई, और ये लोगों के द्वारा बनाई हुई है।
तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊपर रहूं, सामने वाला इंसान नीचे उतरे, गिरे। तो माँ बाप चाहते हैं बच्चा गिरे, शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी गिरे, और डॉक्टर चाहता है कि दर्दी नीचे रहे। तो कोई भी सवाल मुझे पूछा जाता है, ये मुझे क्यों होता है और आप ये दवा क्यों दे रहे हो, तो हमेशा मैं सुपीरियोरिटी से, डॉक्टर हूँ, मुझे सवाल क्यों किया जा रहा है, या तुम्हारा काम है मेरी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करो, क्यों सवाल उठाते हो। तो हर व्यक्ति हीलर के पास जब जाता है तो इसको नीचे उतारा जाता है। तो सफरिंग जो होता है वो अनरियल एंड इमेजिनरी है। ये कैसे होता है, उसका एक छोटा सा मैकेनिज्म, और बदलाव कैसे ला सकते हैं हम जीवन में, उसका एक छोटा सा निर्देश। तो कोई भी पेन होता है जीवन में, एनी पेन विच इज फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल इन नेचर, कोई भी पेन है, अगर उसको मान्यता दी गई, मान्यता दी गई कि मुझे दर्द हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है, ये कुछ ये अपने आप आया है, उसका एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य की पूर्ति होते ही अपने आप चला जाएगा। तो जो पेन है आपके जीवन में, उसका स्वीकार करने से वो लिमिटेड बन जाता है, उसकी मर्यादा बन जाती है, ये इससे ज्यादा आपको पीड़ा नहीं कर सकता, और ये अपने आप कुछ समय के बाद मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चाहा कि ये पेन मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस, जैसे कि किसी की मृत्यु से मेरी नींद खराब हो गई या मुझे सरदर्द होने लगा, तो इससे मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ, मुझे नींद की दवा दीजिए, मुझे पेन की दवा दीजिए, मुझे पेन किलर दीजिए, मुझे एंग्जाइटी की दवा दीजिए, मुझे डिप्रेशन की दवा दीजिए। तो ये जो प्रतिकार पैदा करते हैं, स्वीकार और प्रतिकार, दो मैकेनिज्म है, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। एक से लिमिटेड सफरिंग होता है, दूसरे या नो सफरिंग होता है। प्रतिकार से आप अगर जीवन की पीड़ाओं का स्वीकार नहीं करते, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, रियल है, यू नीड टू फील एंड एक्सपीरियंस इट, ये भावना जब तक नहीं जगाएंगे तो वही पेन पेन आपकी सफरिंग बन जाएगा। तो ये पेन और सफरिंग के बीच का जो फासला है, अंतर है, तफावत है, इसको ठीक से समझना होगा। और मुक्ति के लिए एक मैकेनिज्म शब्द मैं समझाता हूँ, देयर आर नो टेक्निक्स। मैं आपको योग निद्रा कराऊंगा, इससे आपकी सफरिंग पेन नहीं होगी, इसकी निवृत्ति नहीं होगी। तो आपको चाहिए स्वीकार, प्रतिकार ना करिए। क्योंकि जब आप टेक्निक, मतलब आप दवा से दूर करना चाहेंगे या टेक्निक से दूर करना चाहेंगे, वो टेक्निक चाहे औषध होगा, सर्जरी होगी, योग निद्रा होगा, विपस्यना होगा, या आर्ट ऑफ लिविंग होगा, या प्राणिक हीलिंग होगा, ये सब लोग आपको कुछ टेक्निक समझाते हैं, प्राणापान टेक्निक करके, और फिर आपको गुमराह किया जाता है। तो इसमें आपकी स्थिति लाचार की नीचे रही, उनकी स्थिति ऊपर रही। जबकि एक मॉडल, मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ आपको कि अपनी पीड़ाओं को स्वीकार कर लीजिए, उनके साथ अपना जीवन स्वाभाविक बनाइए, और आप अपनी सफरिंग के कारण महान ऊंचे व्यक्ति बन जाते हो। क्योंकि जो सफर करता है, जिसके जीवन में पीड़ा है, वही मानव जाति की कोई उद्धार कर सकता है। जैसे कि यीशु के जीवन में पीड़ा थी, गांधी जी के जीवन में पीड़ा आई, उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट से उठा करके फेंक दिया गया, तो वो रात कैसी गुजरी होगी उनकी, क्या पीड़ा सहन की होगी उन्होंने। और उसी सफरिंग के कारण मानव जाति में एक नया मूल्य बाहर आया है। तो आज एक नया ट्रायंगल हम देखने जा रहे हैं कि जिसमें आपकी सफरिंग आपको महान कैसे बना सकती है। महानता अवतरण चिन्ह में रहेगी, मतलब कि मेरी महानता, ईसा मसीह की महानता, या गांधी जी की महानता, या सोक्रेटिस की महानता, उससे मैं तुलना नहीं करता। लेकिन मेरे जीवन में मुझे अगर उच्च कार्य करना है, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना है मतलब अवार्ड के लिए नहीं, लेकिन जीवन में एक संतोष पाना है मुझे कि मेरी यातनाओं से मैंने मेरा और औरों का कुछ अच्छा काम किया, तो आपको एक साइकोलॉजिकल चेंज आपके भीतर जो लाना है, इसका एक सीधा इधर थोड़ा अंदाज है। तो अगर कोई सवाल है आपका इसमें।
हरिओम सर। हरिओम। प्रीति बोल रही हूँ सर। हमें सफरिंग होता है हाँ, तो हमें यह कभी कोई बताता है कि तुम्हें इससे ऊपर उठना है या यह अच्छा कार्य करना है, सोचना है, तो यह भी तो हमें किसी व्यक्ति से पता चलता है। जैसे आप हमें बता रहे हैं तो आपसे हमें पता चल रहा है, तो फिर इसे क्या कहेंगे? नहीं, इसी में लगातार हमारी हमारी एक अपेक्षा रहती है कि प्रकाश कोई दिखाए, किरण कोई निकाले, है ना। ये नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को तोड़ना है हमको। क्योंकि सफरिंग है आपको, तो आप अपनी लाचारी को व्यक्त कर रहे हो किसी के समक्ष। तो मैं यहाँ पर कोई आपको हीलिंग का कोई मैकेनिज्म समझा नहीं रहा हूँ, या आपको कोई टेक्निक समझा नहीं रहा हूँ, या किसी का मैं आपको नाम देने वाला नहीं हूँ कि ये टेक्निक जीवन में अपनाइए तो इससे ठीक हो जाएंगे आप। अगर आप मैं योग थेरापिस्ट होता तो मैं कहता इतना करिए, इससे आपकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी बैक कम हो जाएगी। तो आप अपना हाथ मेरे समक्ष फैला रहे हो, हम भिखारी बन जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। इसके बदले सफरिंग के कारण आप महान हो, ऐसा सोच के चलो। तो आप किसी का प्रकाश के सहारा मत लीजिए, थोड़ा अंधेरे में भटकिए। गांधी जी ने किसको पूछा कि मेरा अपमान किया गया, मैं क्या करूं इस हाल में। अभी मैं होता उस जगह तो शायद आत्महत्या कर लेता, डिप्रेशन में चला जाता और बाकी का जीवन मेरा बर्बाद हो जाता। ये आदमी था कि रात भर उधर ठंडी में जागते हुए क्या चिंतन किया होगा उसने। तो किसने लाइट बताई उसको, कौन गुरु थे उनके। कई लोगों का दावा है गांधी जी के लिए कि उन्होंने गांधी जी को प्रकाश दिखाया, तो श्रीमद राजचंद्र का नाम दिया जाता है, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो मैं आपत्ति भी प्रकट करता हूँ कि खुद में महान थे, उसको किसी की महानता की क्या आवश्यकता थी, है ना। तो मेरी अगर निर्देश को आप समझे, किसी की प्रकाश को मत खोजिए, आप किसी की टॉर्च मत जलाने को भूलिए, आप खुद अपना प्रकाश। और पहले अंधेरे में मतलब तमोगुण में लेटे रहिए, और जब तमोगुण में लेटे हो तभी आप थोड़ा ज्ञान का प्रकाश अपने भीतर से प्रकट करिए। अपदीपो भव, डोंट आस्क एनीवन। સર રીના, હવે આ સફરિંગ છે તો દરેક માણસે સફરિંગ માંથી બહાર નીકળવાનો જે ટ્રાય પોતે તો કરવો જ પડે ને, કે સફરિંગ માં રહેવું એવું જરૂરી નથી હોતું ને, એમાંથી કરવો પડે। ના, હવે તમારી પાસે વિકલ્પો આવશે, ક્યાં તમે સફરિંગ માંથી બહાર આવો, કાં તમે એમાં પડી રહો અને તમે એની મજા માણો। મજા માણો એટલે કૂતરાની પણ મજા હોય છે। कुत्ते को देखते हो कि वो कई बार एक हड्डी को देखता है, कुत्ते की मानसिकता की मैं चर्चा करता हूँ। इससे आपको दो विकल्प देना चाहता हूँ कि एक कुत्ता होता है, एक हड्डी को देखता है, सूखी हुई हड्डी, सोचता है कि इसमें कुछ है खाना पोषण, तो ये बाइट करने लगता है, खाने लगता है, कुछ नहीं निकलता है। तो ये इसके चेहरे, उसके अंदर रीछ चली आती है, तो ये जोरों से बाइट करने लगता है, इससे उसकी दांतों में से खून निकलने लगता है। और जब ये खून निकलता है तो हड्डियों के इर्द गिर्द खून हो जाता है। फिर वो कुत्ता उस खुद के ही खून का रस चूसने लगता है, तो लगता है कि नहीं इस हड्डी में कुछ है, तो और एग्रेसिवली उसको खाने लगता है। तो इसी तरह हमारे जीवन की पीड़ाओं को हम कुत्ते को हड्डी की तरह खाते, उसी में, क्योंकि कई लोग उसी में पड़े रहते हैं। वो वाली मजे की मस्ती की बात नहीं करता। सफरिंग में भी मस्ती है, मजा है ना। तो वो वाली मस्ती का थोड़ा सा अंदाज मैं आपको देने वाला हूँ। या तो आप उससे मुक्त होने का, उस पीड़ा की गंज को छोड़कर बाहर निकलने का अपने आप प्रयास करिए, या उसी में पड़े रहिए। जैसे कि कैंसर ग्रस्त व्यक्ति है, अब इस गंज से बाहर निकलना असंभव है। इस पीड़ा को मृत्यु के अंत तक उसको स्वीकार करना होगा, जीना होगा। तो जब वो अंदर पड़ा है तो अब कैंसर की पीड़ा को भी महानता से सहन किया जा सकता है, उसके साथ भी मस्ती की जा सकती है। वो विकल्प होता है। हरिओम सर, जागृति। यस सर, अभी आपने जो कैंसर का एग्जांपल दिया, मैं उसी के रिगार्डिंग बोलना आगे उसी में मुझे थोड़ा सा मंथन है कि वो सफरिंग क्यों झेले, मतलब वो पेन उसका
इनएविटेबल है, यानी पेन तो उसके साथ रहेगा, लेकिन सफरिंग अगर वो उसको एज अ सफरिंग न ले तो फिर उसकी लाइफ में तो सफरिंग नहीं होगा ना सर, क्योंकि सफरिंग तो ऑप्शनल है ना। हाँ, तो सफरिंग के लिए हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि उस सफरिंग को स्वीकार कर लीजिए और फिर उससे बाहर नहीं निकलना है, मुझे उसका उपयोग करना है, मीनिंगफुल उपयोग मेरे जीवन में। तो उसका हम मैकेनिज्म अभी देखने जा रहे हैं, तभी शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसमें पड़े नहीं रहना है मुझे, लेकिन मेरे पास जीवन के कुछ कम हिस्सा बचा है, अभी कम अंश बचा है। जैसे कि 15 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस 15 दिनों में मैं क्यों न जीवन को उत्सव बनाऊं। और मैं आनंद पिक्चर की याद दिलाना चाहूंगा आपको, सबने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं दिया उनको देखना चाहिए दोबारा, कि मेरे पास जीवन के जो छोटा सा बचा है उसको भी मैं कैसे उत्सव मना सकता हूँ। और वो खुद के लिए नहीं, महफिल बनाऊंगा, लोगों को भी खुशियां बांटूंगा। तो आनंद वाला जो जो कहानी है वो बहुत मार्मिक है, सबको याद रखना चाहिए इसको। आपकी सफरिंग को पर्सनल नहीं, उत्सव बना करके सबको बांटिए, है ना। लेकिन सर उससे सफरिंग तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं सफर मतलब व्हेन आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ मतलब वो है प्रॉब्लम, जो पेन हो रहे हैं, जो मुझे जिस स्टेजेस से मैं जा रहा हूँ वो है, वो तो कहीं नहीं, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके मैं आई एम लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट, आखिरी तक मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। तो वो जो सफरिंग है वो या तो कम हो गई है या साइकोलॉजिकली वो सफरिंग है ही नहीं, वो जो भी सफरिंग है वो फिजिकल स्टेट तक रह गई है। फिर भी एक तकलीफ रहेगी मेरे दिमाग में कि इतनी सुंदर भरी महफिल छोड़कर मुझे मेरी बीमारी के कारण जाना होगा, तो इसकी पीड़ा होगी ना आपको, सफरिंग तो जरूर होगी। छोड़ना नहीं है मुझे मेरे, क्योंकि मैं एक सिद्धांत सिखाने जा रहा हूँ आपको, ट्रायंगल को बदलना है उस ट्रायंगल में, कि उस ट्रायंगल में एक 3 कोने में एक कोना होगा लव, लव फॉर लाइफ, लव फॉर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, लव फॉर द एंटायर यूनिवर्स, है ना। आपको प्रेम को जगाना है, तो उन लोगों को छोड़ करके मुझे जाना है, कितना सुंदर जगत है, उसको छोड़ करके जाना है। तो थोड़ा तो पीड़ा होगा इसमें, मुझे हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर भी छोड़ना है, ट्रेन से तो उतरना है मुझे कभी ना कभी। ओके, एक दो और सवाल, फिर एक और सिद्धांत मानता हूं और अंत में मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। ओके, तो अब क्यों हमारे जीवन में पेन, पीड़ा को यातना, सफरिंग में ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं कि जीवन में बीमारियां हैं, इंजरीज, चोट है, चोट फिजिकल भी है, चोट सामाजिक भी है। किसी व्यक्ति के साथ मेरा झगड़ा हो गया, विवाद हुआ, तो सामाजिक चोट है ये, इसके मारे मेरे सीने में दुखता है, मेरी छाती में भी दुखता है, मेरे पैरों में भी तकलीफ हो जाती है, कई बार मेरा सर दर्द होने लगता है। तो ये जो तकलीफें हैं वो पेन है, वो सामाजिक है। तो सामाजिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, शारीरिक चोट है, सामाजिक चोटें भी हैं हमको। तो ये पेन है, वो पेन सफरिंग में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक थोड़ा सा अंदाज मैं आपको देना चाहता हूं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मन काम करता है, मन की गलत तालीम काम करती है, हमारी सोच, हमारा मूल्यांकन और हमारी मान्यताएं ये काम करती है। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो या सोशल, आप सोशल भी लिख लीजिए इसमें, तो बिहाइंड एवरी फिजिकल प्रॉब्लम देयर इज अ मेंटल कॉज। मन की सोच, जिसको आप मेंटल पैटर्न कहते हो, थॉट पैटर्न कहते हो, इमोशनल पैटर्न कहते हो, इमोशनल पैटर्न, क्योंकि लागनियों के अनुभव करने की मेरी खुद की एक व्यक्तिगत तरह है, इंडिविजुअल पैटर्न। तो इमोशनल पैटर्न है, थॉट पैटर्न है, वो कहीं नेगेटिव है, डैमेजिंग है। तो लागनी है, जैसे कि खुशी मनाने की भी कई लोगों की नेगेटिव पैटर्न होती है। तो ये मत समझिए कि दुख ही नेगेटिव या डिप्रेशन नेगेटिव है फीलिंग्स में।
खुशी की लागनी भी कई बार नेगेटिव हो जाती है कई लोगों की। जैसे कि जन्म दिवस है मेरा, तो कई लोगों को आमंत्रित करना है, घर में बच्चे की शादी है, कई लोगों को आमंत्रित करना है। तो खुशी मनाना है, वो वास्तविक हृदय की खुशी नहीं होती, दिखावे की खुशी होती है। तो उस खुशी में आप 100 लोगों को आमंत्रण दिया, 2 लोगों को चूक गए या जानबूझ करके नहीं बुलाया, तो आपकी नेगेटिव फीलिंग होगी। खुशी आप बदले के लिए इसके उपयोग करना चाहते थे, तो नेगेटिव फीलिंग का अवतरण चिन्ह में आप उपयोग करिए। एनी पॉजिटिव फीलिंग दैट यू कंसीडर कैन बी नेगेटिव, वेरी वेल नेगेटिव। तो जैसे कि आशा होती है, पॉजिटिव थॉट्स, कई बार लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, तो वो पॉजिटिव थॉट्स खुद तुमको बांधने वाला हो सकता है। तो तुम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से ऊपर उठिए, तुम पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर उठिए। उसके बदले हम कई बार मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करना है, मुझे पॉजिटिव फीलिंग को हृदय में वास देना है सोचते हुए। तो डैमेजिंग थॉट पैटर्न्स, मेंटल पैटर्न्स एंड इमोशनल पैटर्न्स एंड सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स, मतलब खुद की ही शक्ति में अविश्वास जगाने वाली। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हजारों सालों से ये सामाजिक ढांचा रहा कि माँ बाप के द्वारा जब बच्चे का पालन किया जाता है तो बच्चे को अपनी ताकत में अविश्वास करवाया जाता है। इसी से बच्चा सेल्फ पीटी, आत्म तिरस्कार करने लगता है, आत्मलाचारी, स्वलाचारी का अनुभव करता है। तो हम हर व्यक्ति जब जीवन में पड़कार आता है, चैलेंजेस खड़ी हो जाती है, कठिन समय आता है या संकट समय आता है, तो अपनी शक्तियों में विश्वास गंवा देते हैं। तो दैट इज सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ, आई कैन नॉट सर्वाइव, आई विल नॉट सर्वाइव, आई विल सकम्ब, या इससे तो मैं मर जाऊंगा। तो सेल्फ डिफीटिंग है। तो ये हमारी सामाजिक उच्चेर का जो कुटुंब परंपरा बनाई, सामाजिक परंपरा बनाई। अब स्कूल में जाते हो तो चौथी कक्षा में मैं पढ़ रहा था, मैं अच्छा खासा विद्यार्थी था, और जाते ही उस दिन परिणाम घोषित कर दिया गया, और मेरे हाथ में जब परिणाम पत्र आया और मैं इसको पढ़ रहा था, तो मेरे शिक्षक ने मुझे बुलाया कि कौन सा क्रम आया क्लास में तुम्हारा। मैंने बोला 19वां। तो तुरंत उन्होंने बोला 19वां, मतलब कि तुम आम विद्यार्थी भी नहीं, अरे तुम तो बिल्कुल इडियट हो, इतना भी नहीं कर पाए, 1 से 10 में तो नंबर लाना था तुमको। तो ये जो लगातार हम अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने वडीलों के मुख से सुनते हैं, उसे हमारे खुद के अंदर हमारा विश्वास टूटता है। तो इससे हम सेल्फ पीटी, आत्म तिरस्कार की भावना और आत्मलाचारी अनुभव करने लगते हैं, और एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है हमारे मन में। इसका मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मैं इधर संसार में क्यों आया हूं, किसने मुझे भेजा, किस काम के लिए भेजा, वो काम मुझे कैसे करना है। मतलब कि मुझे केवल जीवन निर्वाह के लिए भेजा गया है, कि मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा होता गया, मुझे पढ़ाई के लिए भेजा गया, पढ़ाई प्राप्त कर पूरी करने के बाद मुझे शादी कर दी गई, एक नौकरी हाथ में दे दी गई, और मैं जीवन निर्वाह करने लगा, और शादी के बाद बच्चे पैदा किए, अब उनका लालन पालन। तो हर व्यक्ति जीवन निर्वाह की मथामण में पड़ा हुआ है। तो इसमें एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था, किसने मुझे क्यों बनाया। तो दैट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी। इस जगत में आया हूँ, मैं कुछ अनूठा काम करने के लिए आया हूँ, और मुझे है कि एक कैद खाना बनाकर दे दिया गया, एक पिता बनाया गया सामाजिक भूमिका में, एक पति बनाया गया, या एक विद्यार्थी बनाया गया, एक शिक्षक बनाया गया। तो अलग अलग सामाजिक दायरों में हमको बांधा जाता है। इससे हमारे जीवन का, हमारी, जैसे कि मेरे आसपास की सृष्टि के साथ, जगत के साथ मेरा नाता क्या है, वो मैं चूक जाता हूँ, भूल जाता हूँ। तो ये स्पिरिचुअल क्राइसिस है। तो एक संघर्ष मेरे अंदर पैदा होता है कि मैं क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोनों में जो तुमुल युद्ध मेरे दिमाग में होता है, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि जो मैं करना चाहता था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको स्पिरिचुअल क्राइसिस कहा जाता है, क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब कि मैं आया किस काम के लिए और मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ आकर के। तो समर्थ स्वामी रामदास थे, शादी की जा रही थी, और ब्राह्मण ने खड़े होकर के बोला सावधान,
और जैसे ही सावधान बोला कि समर्थ स्वामी रामदास उधर से भागे कि सावधान किया जा रहा है, तो सावधान का मतलब हम शादी में ऐसा करते हैं कि चलो अभी हस्तमिलाप होगा और शादी का बंधन अब दृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा और हमारी शादी घोषित की जाएगी। इसके बदले सावधान शब्द सुनते ही उनकी स्पिरिचुअल क्राइसिस उनके दिमाग में हो गया कि ये मैं कौन से बंधन में पड़ रहा हूँ। तो शादी के पहले भागे। भगवान बुद्ध थे, उनको भी स्पिरिचुअल क्राइसिस हुआ कि मैं इस जगत में आया क्यों हूँ, क्योंकि लोगों के दुखों का कारण खोजना है मुझे, और उसके उपाय मैं कहीं से खोज के ले आऊं। इसके बदले में मैं एक खूबसूरत पत्नी, एक खूबसूरत महल, दास दासियां और खूबसूरत पुत्र में पड़ा हुआ हूँ। तो ये तो मेरा बंधन है, कैद है, और जब तक मैं कैद में पड़ा रहूंगा मैं अपने जिस काम के लिए इस जगत में आया हूँ नहीं कर पाऊंगा। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल क्राइसिस। तो हर व्यक्ति को ये था, लेकिन दबा दिया गया। तो ये सब कारण है कि जिसके कारण जीवन में चोट और यातनाएं होती है, सफरिंग। तो कोई भी बीमारी आप लेंगे तो सामान्य रूप से सोचा जाता है कि बीमारियां होती है बायोलॉजिकल एजेंट से, जैसे कि कोरोना वायरस से बीमारी हुई, या ठंडी के कारण में मुझे ये बीमारी हुई, या गर्मी के कारण ये हो गई, या कोई चोट के कारण हो गई। ये गलत है। ये सफरिंग का कारण मैं बता रहा हूँ। पीड़ा जो थी वो तो बायोलॉजिकल एजेंट्स और चोट से हो सकती है, वातावरण से हो सकती है, लेकिन सफरिंग जो होती है वो अपनी खुद की शरीर के साथ जो गलत नाता जोड़ दिया। क्योंकि जो शरीर मेरा धर्म और अध्यात्म का पवित्र साधन था, उसको मैंने जीवन निर्वाह का साधन बना लिया और रोजी रोटी कमाने के लिए या व्यवसाय चलाने के लिए उसका दुरुपयोग करने लगा। तो खुद के ही शरीर के पास मैं गधे की तरह काम लेने लगा। तो ये मेरे शरीर के साथ नाता मेरा खराब कर दिया। वैसा ही नाता मैंने लोगों के साथ, क्योंकि जितने लोगों से मैं काम करता हूँ, उन लोगों से मैं क्या काम करते हो, कितना काम किया, पूरा किया, कितना कम किया, मेरी अपेक्षाओं को तुमने कितना पूरा किया, कितना नहीं किया, उस अंदाज में लोगों को देखने लगते हैं। तो ये भी गलत है। तो रॉन्ग रिलेशनशिप विथ अवर ओन बॉडीज, विथ अदर पीपल, एंड इसी से हमारा जो दिमाग है एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। उसमें वासनाएं भरी गई, काम भरा गया और क्रोध भरा गया और अपेक्षाएं भरी गई, महत्वाकांक्षाएं भरी गई। तो दिमाग में जितना कचरा ज़्यादा डाला उससे उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और उसी से हमारी सफरिंग की शुरुआत है। और हम हमारी इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स के साथ समझौता नहीं कर पाए, इसके साथ युद्ध करते रहे। तो जैसे कि मेरे दिमाग में गुस्सा आता है तो इसके साथ एक संघर्ष बना लेता हूँ। खुशी होती है तो मैं हंसना तो जरूर चाहता हूँ, लेकिन मुझे हंसना नहीं चाहिए, मेरे जीवन में दुख है, मैं कैसे हंस सकता हूँ। तो खुशी के साथ भी मैं युद्ध छेड़ देता हूँ। तो आप लागनियों के और अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ एक संघर्ष बना लेते हो, इसी से जीवन की सफरिंग होती है। तो ये थोड़ा चिंतन करने लायक एक मुद्दा मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि जब आपके जीवन में कोई यातना है तो इसका कारण क्या है, ये खोजने के लिए एक छोटा सा मॉडल इधर लिखा हुआ है। तो इसमें एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल माल फंक्शनिंग है। जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा गया और आने के बाद मैं जो कर रहा हूँ उसी में मेरी जीवन की यातनाएं हैं। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो इससे अपनी पीड़ाओं का कारण मिलेगा और इससे आपको इलाज की प्रकाश प्राप्त होगी। तो अगर इसमें कोई सवाल है। थोड़ी सी गंभीर बात कर ली है, मुझे पता है। અલ્પાશા, હા બોલો સર હું એવું પૂછવા માંગુ છું કે આપણે આ બધું તમે જે જણાવ્યું એનાથી
આપણે સમજીએ કે મારા દુઃખનું કારણ મારી અંદર જ છે, મારે એમાં ચેન્જ, પણ કોઈ ટેકનિક તો અપનાવવી પડે કે એમનેમ જ? સપોઝ તમે વિપશ્યના કીધું, તો વિપશ્યના એક ટેકનિક છે, તો એ ટેકનિક અપનાવીને આપણે આમાંથી જે મનનું કારણ છે, મનમાંથી જ બધું થાય છે, તો એ આપણે આમાંથી બહાર આવી શકીએ? આપણે એક વાતનો સ્વીકાર કરીએ કે કોઈ મેં શરૂઆતના પહેલા જ દિવસે ચર્ચા કરી જ છે કે there are no healing techniques, there are no healing tools. આ એક વાત સ્વીકાર કરી લઈએ. અને હવે પછી હું તમને બીજું વિધાન બોલી રહ્યો છું અડધું, કે there are healing mechanisms. ટેકનિક ના હોઈ શકે. તમે પ્રાણાયામ કરો, તમે ધ્યાન કરો, તમે વિપશ્યના ધ્યાન કરો અને એનાથી તમારું હિલિંગ થશે. એમાં એક ટેકનિક પર હું તમને વળગણ કરી રહ્યો છું, એટલે કે હું તમને આદત પાડી રહ્યો છું, બરાબર ને? ઘણા લોકો એવા છે કે મારે તો ધ્યાન તો રોજ કરવું જ પડે, પ્રાણાયામ તો રોજ કરવું જ પડે, મારે યોગ તો રોજ કરવું જ પડે. તો તમે આ તો સિગરેટ પીનાર એમ કે મારે સિગરેટ તો પીવી જ પડે, દારૂ પીનાર એમ કે મારે શરાબ તો પીવો જ પડે, તો જ પીડામાંથી મુક્તિ મળે. તો યોગ પણ એક શરાબ છે અને વિપશ્યના પણ એક શરાબ છે. બરાબર. અને એનાથી ઘેટા બકરાના વાડાઓ થયા છે, બરાબર ને? ઘણા બધા વાડાઓ બન્યા છે. તો તમે કયા વાડાનું ઘેટું છે છો, એવી તમારી એક ઓળખ થાય છે. કાંઈ કપાળના ચાલલા પરથી નક્કી થશે, કાં તમારા ચહેરાના ભાવો પરથી નક્કી થશે, અથવા તો તમે અભિવાદનમાં કયો શબ્દ બોલો છો, બરાબર ને? જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હરિઓમ. તો એ તમારું કયા ઘેટાનું તમે વાડો છો, કયા વાડાનું તમે ઘેટું છો. તો તમે એક ટેકનિકના પિંજરામાં કેદ ના થશો. આપણે મિકેનિઝમની ચર્ચા કરી રહ્યા છો. ઓફકોર્સ ડિફિકલ્ટ છે, મને ખબર છે, જે મિકેનિઝમ હું બનાવી રહ્યો છું એ, પણ અપનાવવા જેવી તો છે. મેં એનો પ્રયોગ કરી જોયો છે અને મને એની મજા આવી છે, તો એ હું તમારી સાથે ચર્ચા કરી રહ્યો છું. ઓકે, તો આપણે યાદ રાખીએ, there is no healing technique, there are no healing tools, there is only a healing mechanism. Yes. હા બોલો. પણ આપણે આવું કોઈ પણ આપણા જીવનમાં સંઘર્ષ થયું એના માટે એક લાઈફ મોટો તો બનાવી શકીએ ને. તો સપોઝ મારે હું બધાને પ્રેમ આપીશ, તો હું બધાની સેવા કરીશ, કે એવું ટાઈપનું કંઈક આપણે ધ્યેય જે છે ને, એવું તો આમાંથી બહાર કદાચ જલ્દી આવી શકાય. ઓકે, હવે હું તમને એક સુધારો કરી આપું તમારી વાતમાં, કે મારે લોકોની સેવા કરવી છે. આમાં પણ અવતરણ ચિહ્નમાં મૂકો તમે સેવા. આપણે કોઈની સેવા કરવાની નથી, આપણે સેવા કરવા નથી આવેલા અહીંયા. સેવા કરવામાં આપણને પરંપરાગત રીતે પુણ્ય કમાવાનું એક પુણ્યનું ભાથું બાંધવાનું એક વળગણ મૂકવામાં આવેલું છે. સેવા કરવી પડે મારે. આપણે સેવા કરવા નહીં, આપણે ઉત્સવ કરવા આવ્યા છીએ. હવે થોડુંક અઘરું પડશે સમજવાનું મને, પણ દાખલા તરીકે હું જ્યારે હું સોરી મને એને દર્દીઓ કહેતા પણ મને બહુ સંકોચ થાય છે કે હું ડૉક્ટર છું ને મારી આજુબાજુ 50 દર્દીઓ બેઠેલા છે. એવું કહું ત્યારે મારી આંખો ભરાઈ આવે છે. એને બદલે આપણે 50 સ્વજનો મારી આજુબાજુ બેઠા છે ને હું એની સાથે બેઠો છું. તો એ જીવનને ઉત્સવ કરવા માટેની આ સંજોગ છે. આ 3 કલાક દરમિયાન આ વ્યક્તિઓ સાથે તમે ઉત્સવ માણવા આવ્યા છો, હું એની સેવા કરવા આવ્યો છું ડૉક્ટર તરીકે, તો તમારી હીન ભાવના થઈ ગઈ. ઓકે, તમને ખ્યાલ આવી શકશે કે નહીં મને આ બાબત ખબર નથી, પણ દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થીઓ સાથે હું બેસીને વાત કરું તો હું વિદ્યાર્થીઓની સેવા કરવા માટે શિક્ષક તરીકે હું તમને ભણાવવા આવેલો છું. તો સેવા કરવા તમે એમ શબ્દ વાપરો ને એટલે તમારી પેલી વન અપ પોઝિશન થઈ ગઈ. તમે લોકોને કંઈક આપવા આવેલા છો. દાખલા તરીકે વડોદરામાં ઘણી જગ્યાએ ગાડીઓ ઊભી રહે છે અને અન્નનું વિતરણ કરે છે અને લાઈન થાય છે. તો એ લાઈનવાળા લોકો બિચારા ભિખારીઓ છે અને અન્ન આપનાર દાતા છે. તો દાતા અને ભિખારી, તો સેવા કરનાર અને સેવા લેનાર. તો તમે આ સમાજમાં સેવા કરવા આવેલા છો. તમે કૂતરાઓને અન્ન નાખો છો ત્યારે તમે એની સેવા કરો છો. અને ઉત્સવ માણીએ છીએ આપણે બધા, બરાબર ને? તો જિંદગી એક ઉત્સવ છે અને એમાં ઓફકોર્સ એની પાસે પીડા છે અને મારી પાસે આવડત છે એટલે હું એને જોઈશ અને એને એક દવા આપીશ, તો એ જુદી બાબત છે. પણ શબ્દ સર્વિસ ટુ ધ મેનકાઇન્ડ એવો શબ્દ કદી નહીં વાપરતો. એટલે સેવા નહીં,
સેવાની પણ આપણાથી જ્યાં જઈએ ને જેને જેટલી મદદની આપણાથી જરૂર હોય એને કરી શકીએ એટલી એમ. ઓકે, આપણે એવા શબ્દોમાંથી બહાર આવીએ કે કોઈ આપણાથી ગરીબ છે, કોઈ આપણાથી શોષિત છે, પીડિત છે. આ સમાજે જ ઊભી કરેલા રોગો છે બધા, આ સોશિયલ ડિસ્ફંક્શન્સ છે કે તમે સમાજમાં સ્કૂલો એવી બનાવી કે જેમાં પૈસા ભરે જાય અને ન ભરી શકે ના જાય. તમે એવી હોસ્પિટલો બનાવી કે જેમાં ડિપોઝિટ આપી શકે, સારવાર લઈ શકે, મેડિક્લેમ હોય એ લઈ શકે, અને જેની પાસે નથી એ બિચારા સારવાર વગર રહી જાય. આવી એક વાહિયાત સામાજિક પ્રથાઓ બનાવી, એના લીધે સમાજમાં આજે દુઃખ દર્દો છે. હવે હું એમ કહું કે એ માણસો નિરક્ષર છે, એ ગરીબ છે, એ ભૂખ્યા છે, એ રોગી છે, એવો શબ્દ મારાથી કેવી રીતે વપરાય? ખરો રોગી તો હું છું કે જેને આવી સમાજ વ્યવસ્થાને પોષી છે. બરાબર? તો એક સિદ્ધાંત, એક આદર્શ હું તમને આપવા જઈ રહ્યો છું કે સેવા કાર્ય શબ્દ વાપરતા નહીં. મારે સમાજની સેવા કરવાની છે. આના જેવું હલકટવાળા વિધાન બીજું કોઈ ના હોઈ શકે આપણા માટે. हरिओम सर। यस, जैसे सर आपने बताया ना कि फिजिकली, मेंटली, सोशल, समाज से इंसान पीड़ित होता है या दिमाग से साइकोलॉजिकली पीड़ित होता है, सारी चीजों से इंसान पीड़ित होता है। इसमें हम लोग ना हिप्नोसिस का यूज कर सकते हैं, ना योग निद्रा का यूज कर सकते हैं, मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर इनमें से उसको बाहर आना हो तो कर क्या सकता है वो? तो वो मैकेनिज्म में चर्चा करने जा रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा निर्देश कर दिया आपको। आप अपने कार्यों के द्वारा अपनी यातनाओं से ऊपर उठ सकते हो, है ना। गांधी जी ने एक रात जो बिताई, एक रात बिताई अफ्रीका के ट्रांसवाल स्टेट में, एक शहर, एक रेलवे स्टेशन पर, उसी से उन्होंने जो 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 धुन लगाई, वो धुन अपनी यातनाओं से दूर होने के लिए, वो कभी कोई दवाइयां नहीं लेते थे, है ना, डॉक्टरों से दूर रहते थे, खुद का इलाज खुद करते थे, और कभी उनके चेहरे पर दुख दर्द दिखाई नहीं दिया, मरते सब दम तक। तो काम तुम्हारा नशा नहीं, क्योंकि मैं एक मॉडल देने जा रहा हूं आपको कि काम के जरिए अपने काम, ह्यूमन एंडेवर, मैं उसको काम शब्द भी बोलता हूं, तो मैं चिकित्सा कर्म, मैं शिक्षा कर्म कर रहा हूं, तो ये कर्म हो जाता है, तो उसको भी मैं काम कहता हूं। काम शब्द अलग हो गया, मैं एक एंडेवर, मैं मनुष्य हूं और मेरे पास बहुत सारी कार्य क्षमताएं हैं। उस कार्य क्षमता में लिखता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लोगों को दवाइयां देता हूं, या मैं लोगों को सलाह देता हूं, तो ये मेरी कार्य शक्तियां हैं। तो मैं कोई चिकित्सा कार्य नहीं करता। तो काम करेंगे वो नशा करके नहीं, लेकिन एक लगाव से, कि लोगों से जुड़ने के लिए। जैसे कि विद्या, शिक्षा देना या पढ़ाना क्यों मुझे पसंद है? क्योंकि मैं लोगों से जोड़ता हूँ इससे। मुझे क्यों पहले से गाँवों में जाके लोगों के साथ चिकित्सा करना अच्छा लगता है? क्योंकि मैं लोगों के साथ जोड़ पाता हूँ अपने आप को, है ना। तो लोगों के साथ जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाने के, एक सेतु बनाने के लिए अपने कामों का आप उपयोग करिए। वो सेतु से आप प्रेम संबंध से एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। तो किसी काम में जुड़ जाना है, पैशनेट वर्क, पैशनेट कार्य, लगाव से कोई काम अपनाइए, सेवा के लिए नहीं, है ना, दिल को बहलाने के लिए नहीं, कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं, कोई धन या नाम कमाने के लिए नहीं, अपने आप को लुटा देने के लिए, उसी काम में जोड़ देना है बस। अपने आप को एक मॉडल है, 3 मॉडल देने जा रहा हूं मैं आपको। 10 मिनट में चर्चा करके मैं पूरा करने जा रहा हूं आपको हीलिंग के लिए। देयर आर नो मैकेनिज्म, देयर आर नो टूल्स, देयर आर नो इक्विपमेंट्स, एंड देयर आर नो टेक्निक्स। ओके, इफ आई एम सफरिंग, I will not ask for a technique। मैंने कभी किसी को नहीं पूछा कि मुझे योग निद्रा सिखाओ। हाँ, मैं जानता जरूर हूँ, मैं जानता इसलिए हूँ कि मेरे पास आने वाले लाचार लोग मेरे पास एक टेक्निक मांगते हैं, तो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन वो टेक्निक के द्वारा मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, या हिप्नोसिस है या ध्यान है, मैं सीखा जरूर हूँ, वो टेक्निक्स है, लेकिन उस टेक्निक की मर्यादा मुझे पता है। मैं औषध चिकित्सा भी सीखा हुआ हूँ, उसकी मर्यादाएं भी मुझे पता है। तो देयर आर नो टेक्निक्स एंड देयर आर नो टूल्स, देयर आर ओनली मैकेनिज्म। और चलो हम ये मैकेनिज्म में 3 पहलुओं को देखेंगे अभी, ताकि मैं जो कह रहा हूँ आपको पता चलेगा। तो ट्रायंगल बदलने की बात है, ये ऊपर नीचे वाला 1 अप एंड 1 डाउन था। आपको अपने जीवन में 3 बाबतों को अपनाना है। एक,
आप जीवन निर्वाह की लाचारी को भूलिए। जीवन निर्वाह, बच्चों को पढ़ाई कराना है, कुटुंब का पालन करना है, खुद का पेट भरना है, गाड़ी बंगला खरीदना है। तुम्हारे अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी, सृजनात्मक शक्ति है, क्या घटिया उपयोग कर लिया उसका। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बना ली, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मैं इस जगत में आया कुछ अनूठा काम करने के लिए, और मैंने उसका पूरा दुरुपयोग कर लिया। जो शिक्षा मुझे दी गई समाज के द्वारा, मेरे माता पिता और कुटुंब के द्वारा, उसका दुरुपयोग कर लिया मैंने, और मेरी सृजनात्मक शक्ति को मैंने जीवन निर्वाह की दुर्बुद्धि बना ली। तो क्रिएटिविटी, अपनी काम में क्रिएटिविटी को लगाइए। जीवन में बहुत सारे अनुभवों से गुजरोगे, उसको आप मूल्यांकन करोगे, अच्छे बुरे अनुभव, है ना। शादी जीवन कैसा, विद्यार्थी जीवन कैसा, लोगों के साथ मेरा नाता कैसा रहा, मेरा आर्थिक व्यवहार कैसा रहा। हर अनुभव को सामाजिक नजरिए से देखा जाता है। और जब तुम सामाजिक नजरिए से कोई भी अनुभव कर देखते हो जीवन के, तो अच्छा बुरा मूल्यांकन किया जाता है, खुद के द्वारा, लोगों के द्वारा, और इसी में तुम्हारा मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस बनता है। मेटाफिजिकल, तात्विक, साइकोलॉजिकल, अल्टीरियर एक्सपीरियंस कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, हाउ वाज योर मैरिज लाइफ, हाउ वाज योर प्रोफेशनल लाइफ। तो जो जवाब देते हो वो तुम्हारा मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस बन गया। और ये घोषित है, जाहिर है कि हर एक का अनुभव नेगेटिव ही होता है, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस, और इसी में मेरा सफरिंग हो गया। तो क्यों ना सभी अनुभवों को हम उत्सव का अनुभव ले लें। जैसे कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हो गई, कोर्ट कचहरी में गया मैं, कुछ सालों पहले एक अनिवार्य हादसा बना मेरे जीवन में, मुझे कचहरी में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। तो आरोपी की तरह मैं कई बार खड़ा रहा। ये कुछ सालों पहले की बात है, 4 या 5 साल पहले की। तो मैं आरोपी की पिंजर में खड़ा रहता था। तो वो अनुभव नेगेटिव था। मैं आकस्मिक इसमें फंस गया करके चलता तो मैं बर्बाद हो जाता। अरे ये तो मजे का अनुभव है, तो मेरा नाम आरोपी की तरह घोषित किया जा रहा है, अरे क्या मजा है। तो जीवन के अनुभवों को आप उत्सव की तरह लो, अच्छे बुरे मत बांटो इसको। हर अनुभव उत्सव के लिए, क्योंकि उपनिषद में कहा गया कि जीवन आनंद उत्सव है। तो इसमें अच्छे बुरे अनुभव होते ही नहीं है, सब भी अनुभव है। तो इसमें आपकी यातनाएं दूर हो जाएगी। तो इंटेंसली लिव योर लाइफ और उत्सव की तरह जी लो। बीमारियों को भी इतना एंजॉय करो जितना तुम अपनी बर्थडे को एंजॉय करते हो। चोट आई और तुम पथारी में पड़े, इसको इतना ही एंजॉय करो जितना तुमने हिमालय चढ़ते समय या किसी पर्वत स्थान पर जाते समय या किसी समुद्र में प्रवास के समय जो आनंद लिया। तो जीवन को आनंददायक बनाओ, जीवन अनुभव को आनंददायक बनाओ। ये दूसरा। तो अपनी क्रिएटिविटी को सतर्क रखो, अपने कामों में क्रिएटिविटी। जैसे कि छोटा काम है और मैं मूल्य देने जा रहा हूँ आपको, छोटा काम है, मुझे सब्जी बनाना है, मुझे कागज काटना है, मुझे लिखना है, तो वो मेरा जीवन निर्वाह का काम। जीवन निर्वाह में नाम भी कमाने का आता है और धन कमाने का भी आता है, मान अकराम प्राप्त करने का भी। इसके बदले ये मेरी क्रिएटिविटी है। अरे 1 घंटे तक मैं सब्जियां काटता हूँ तो जो मजा आता है मुझे, तो एक एक कण को, तो आप क्रिएटिविटी को जगाइए, जीवन को उत्सव बनाइए और अपने अंदर एक एटीट्यूडिनल चेंज लाइए। लगातार आप सामाजिक प्राणी कैद खाना लेकर के जी रहे हो, उस कैद खाने से बाहर निकल जाओ। और जो यातना मेरे जीवन में आज है उसे मुक्ति क्यों पाना है मुझे। कि जैसे कि कई बार प्रवास करते समय रास्ता उबड़ खाबड़ आता है, अप्स एंड डाउन्स, कभी बहुत सपाट और सीधा आता है। तो जब उबड़ खाबड़ रास्तों से मेरी गाड़ी गुजर रही होती है तो मेरे पास एक विकल्प ये है, एटीट्यूडिनल अल्टरनेटिव, कि मैं कोसू पब्लिक PWD को, रास्ता ठीक नहीं करते तो मैं परेशान होने लगता हूँ। जैसे कि मैं तारापुर जाता हूँ कई बार, तो वो वाला रास्ता इतना खराब बन चुका है 5 सालों से, तो कोसता हूँ तो इससे मुझे बहुत दुख होता है। इसके बदले ऊबड़ खाबड़ रास्ते की भी मजा लीजिए जीवन में, और सपाट सीधे रास्ते की भी मजा लीजिए। तो जीवन नैया चल रही है, जीवन गाड़ी चल रही है, तो रास्ते आएंगे अलग अलग। गाड़ी भी कभी बिगड़ेगी, कभी अच्छी चलेगी, कभी हॉर्न बजेगा, कभी नहीं बजेगा।
तो उसको मूल्यांकन मत बांधिए। और आप पॉजिटिव एटीट्यूड भी शब्द उपयोग करना मुझे बहुत खतरे से खाली नहीं लगता, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी एक संघर्ष रहता है। तो इस संघर्ष से मुक्त हो जाइए, अपने जीवन जीने की दृष्टिकोण को बदलिए, अपने जीवन अनुभव के प्रति देखने का नजरिया बदलिए और अपने कामों के प्रति अपना नजरिया बदलिए। तो 2-4 टिप मैं संक्षिप्त में देने जा रहा हूँ और फिर पूरा करेंगे। ખ્યાલ આવતો સર, પહેલા એટીટ્યુડ ચેન્જ હતું, પછી નીચે ક્રિએટિવિટી ને બીજું છે ને કટ થઈ જાય છે સર, એ શું છે? EX એક્સપિરિયન્સ છે, એક્સપિરિયન્સ આ કટ થઈ ગયું છે ને એટલે સર. હા હા, ઓકે ઓકે, હું જો કે ને પછી તમને ઉપર લાવીને મૂકી આપો, અથવા તો હું આ સ્લાઇડ સેટ શેર કરીશ તમારી બધા સાથે. हाँ, एक्सपीरियंस है। तो चलो एक एक लेते हैं। पहले क्रिएटिविटी लेते हैं। तो काम में क्रिएटिविटी, तो मेरे सबसे आदर्श पुरुष रहे गांधी जी। जीवन में क्या काम नहीं किया उन्होंने, झाड़ू पोछा भी किया, सफाई भी की और रेटिया भी चलाया और लेखन कार्य भी किया, ये खाना भी बनाते थे, बहुरूपी किया कहा जाता था गांधी जी को। किसी भी काम को ये छोटा काम नहीं मानते थे, है ना। तो पहला एक जीवन में नियम बनाइए कि कोई काम छोटा काम नहीं, कोई काम बड़ा काम नहीं, है ना। सब भी काम करने लायक काम, इसमें मेरी सृजनात्मक शक्ति को डालूं मैं, तो इसमें आनंद डालूं मैं। तो आपको काम का रेडियस नहीं बढ़ाना है। गांधी जी का रेडियस नहीं था कि मैं इतने सारे काम करता हूं। हम सभी व्यक्ति बहुमुखी है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारा काम करने की तुम्हारी क्षमता है, लेकिन तुम्हारे कुटुंब और समाज ने बोल दिया कि तुम डॉक्टर हो, तुम टीचर हो, तुम गृहिणी हो, इतना ही करो। अगर आप एक कैद स्वीकार कर लिया कि आप गृहिणी बन गए, आप टीचर बन गए और कमाने लगे और जीवन निर्वाह, कुटुंब निर्वाह करने लगे, तो गए काम से। तो काम का रेडियस का मतलब बहुत सारे काम करो ये मेरा कहना नहीं, लेकिन जितने भी काम करोगे उसका एक सर्कल बनेगा और उसका एक ग्रेटनेस होगा। कोई भी छोटा काम नहीं होता, बड़ा काम नहीं होता, सब भी काम बड़े से बड़े हैं, है ना। तो मजदूर का काम भी छोटा नहीं होता और मालिक का काम बड़ा नहीं होता। ये तो सामाजिक भेदभाव के काम है, इससे बाहर निकल आइए। सभी कामों को लगाव से करिए। तो कामों में लगाओ, इसमें रेडियस एंड सर्कल माना जाता है, लेकिन तुम्हारा सर्कल काम का मत बढ़ाओ। हर काम को तुम कितनी उत्सव से करते हो, कितनी जिम्मेवारी की भावना से करते हो। ये मेरा काम है, सफाई मैं करूंगा, या मेरी ऑफिस में एक प्यून है तो मैं डोरबेल में बेल बजाता हूँ, पानी लेके आओ। अरे उसके बदले खुद उठो और चलो तुम भी पानी पियो, मैं भी पानी पीऊँ, उसको भी पानी दे सकता हूँ। तो कितनी जिम्मेवारी से तुम कोई काम को करते हो, है ना। तो माता जीजाबाई थी, वो भी गृहिणी थी, लेकिन उसने सोचा कि परिवर्तन लाना है, क्योंकि वो अपने पति से नाराज थी, क्योंकि उनके पति किसी मुस्लिम बादशाह की सेवा कर रहे थे और उनकी सेवा में लगे हुए थे, चाकरी में। तो जीजाबाई ने सोचा कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होगा, उसमें आत्मसम्मान जगाऊंगा, आत्मगर्व और बहादुर बनाऊंगी। तो आप सोचो कि वो छोटा सा काम माँ का ही काम था, हर माँ ये करती है, लेकिन इस माँ ने इसको जिम्मेवारी से निभाया। तो एक बदलाव आ गया भारत में। तो काम की जिम्मेवारी को समझो, काम की परीख को मत बढ़ाओ, है ना। मतलब मैं 10 काम कर सकता हूँ, ये काम ये कहने के लिए मैं काम नहीं करूँगा। काम को नशा मत बनाओ। डोंट अवॉइड टू एस्केप इनटू वर्क, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मेरी एक पीड़ा होती है, घर में मेरी बीवी से नहीं बनती, तो मैं भागता रहता हूँ बाहर। तो ये तो नशा हो गया काम का। तो काम का नशा मत बजाइए। रादर देन डूइंग वर्क, बी विथ इट, है ना। उतने समय के लिए उसका मजा ले लो। तो जो हठयोग में शब्द ह और ठ है, ठ वाला चंद्र है, वो जब तुम काम करते हो तो तुम थकते हो, जब तुम काम के साथ हो लेते हो तो काम उत्सव बन जाता है, तो तुमको थकान नहीं लगेगी, तुम्हारा उत्सव बन जाएगा। और इस दुनिया में मैं आया हूँ, माई स्पिरिचुअल, माई एग्जिस्टेंशियल पर्पस इज टू मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द अर्थ, है ना। बहुत विराट विश्व है इतना। अब मैं मंगल पर कुछ नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन जिस पृथ्वी पर मैं हूँ तो उसमें मैं जो भी कर सकता हूँ, तो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन मैं कहता हूँ। इसको सेवा नहीं कहेंगे कि गरीबों की सेवा करेंगे, बीमारियों को सेवा करेंगे, निरक्षरों को पढ़ाएंगे, ऐसा कह के काम की हैसियत को छोटा मत करिए। आप इसकी हैसियत को बड़ा करना चाहते हो तो आप इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ताकि 10 लोगों को मैं साक्षर बना सकता हूँ, 20 व्यक्तियों को मैं बीमारी से मुक्ति ला सकता हूँ ताकि वो भी मेरे समान सज्ज बने और अपना जीवन निर्वाह, अपना काम, अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द अर्थ और एनी सेगमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, एनी सेगमेंट, है ना, मतलब कि जिसको आप निरक्षर कहते हो, बीमार कहते हो, मनुष्य जाति में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है क्योंकि सामाजिक विषमता है, तो उनको शिक्षा में नहीं मिल पा रही है, उनके पास धन और अन्न नहीं पहुंच रहा, उनके पास साक्षरता नहीं पहुंच रही, विद्याभ्यास, उनके पास दवाइयां नहीं पहुंच रही। तो वो जो जिसको आप शोषित पीड़ित कहते हो, वो मेरे कारण है, तुम्हारे कारण है, सामाजिक व्यवस्था के कारण है। तो उनको मैं कैसे मदद रूप हो सकता हूँ? हाउ डू आई रीच आउट टू द डाउन ट्रोडन सेगमेंट ऑफ माई ओन फेलो ब्रदर्स? ये सोच करके काम करिए आप। तो इससे आपकी जो नेचुरल टैलेंट है ये खिलेगी और तुम्हारे अंदर बहुमुखी विकास होगा। तो इसी को कई बार मैं चक्र विकास कहता हूँ। षड चक्र के लिए आपको कोई चक्र ध्यान करना जरूरी नहीं कि हठयोग की कोई चक्र सीखना जरूरी नहीं। अब जो काम करते जाएंगे आपकी नेचुरल टैलेंट खिलती जाएगी, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, एक के बाद एक टैलेंट खिलती जाएगी और आप बहुमुखी बन जाएंगे, जिससे आप अनेक लोगों को, मैं खाली डॉक्टर होता तो खाली मरीजों को मदद करता, मैं खाली टीचर होता तो विद्यार्थियों को पढ़ाता, लेकिन मल्टीपल टैलेंट्स आपके अंदर है। लिखो, पढ़ाओ, चिकित्सा करो। तो गांधी जी डॉक्टर भी थे, गांधी जी सामाजिक काउंसलर भी थे, चिकित्सक भी थे, बहुत सारा काम करते थे, सफाई कामदार भी थे, खाना भी अच्छा बनाते थे। तो देखो इनकी टैलेंट को, तो टैलेंट को बढ़ाओ क्रिएटिविटी के नाम से मैं ये आपको समझा रहा हूं। जीवन को उत्सव बनाओ। कितना सारा मेरे आसपास हो रहा है। तो डीप एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस, वंडर एंड जॉय। आप देखो सनसेट में, किसी के साथ वार्तालाप करने में, एक बच्चे को जब मैं देखता हूँ तो मैं उसको प्यार से अपने गोद में तो नहीं लेता, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि योग में एक बात बताई गई कि किसी के भी बच्चे को छूने की तुमको अनुमति नहीं है। मैं नहीं छू सकता उसको, लेकिन मैं प्यार से बुलाऊंगा उसको। तो उसकी आंखों में देखो क्या अचरज है, क्या कुतूहल है, क्या खुशी है। तो ये मेरे में भी थी जब मैं छोटा बच्चा था, अब कहाँ गई वो? तो यातनाओं में, सफरिंग में, पीड़ाओं में ये कुतूहल आंखों से मैं गंवा चुका हूँ। तो इसको वापस जगाना है। तो बच्चे के साथ समय बिताना, मतलब ये तो जीवन का सबसे बड़ा उत्सव हो सकता है। मरीजों के साथ होना, या निरक्षरों के साथ होना, या देहाती व्यक्तियों के साथ होना, या जंगल में होना, या सूर्योदय के साथ होना, या सूर्यास्त के साथ होना, मेघधनुष देखना, या धूमकेतु देखना, या सितारे देखना। तो कितने सारे उत्सव है जीवन में। एक टेलीविजन बॉक्स नहीं लगाया गया तुम्हारे आगे, कई सारे सेट लगाए गए हैं। तुम हो कि एक ही रिमोट और एक ही टेलीविजन बॉक्स पकड़ के बैठे हो। तो जीवन की मजे ले लो, एक्सपीरियंस द वैल्यू ऑफ लाइफ, द लव एंड जॉय ऑफ लाइफ। तो इसमें आपको अपनी लागणियों के साथ मित्रता करनी होगी, क्योंकि कई बार मैं मृत्यु का दृश्य भी देखता हूँ तो आंख में आंसू आते हैं। तो यहाँ जीवन का उत्सव कहाँ गया? नहीं, वो आंसू भी उत्सव है और हंसी भी, खुशी भी उत्सव है। तो बिफ्रेंड योर इमोशंस, डू नॉट डिनाई देम। गुस्सा आता है तो उसका भी एक मजा है। तो मैं उत्पल दत्त को कई मूवीज में देख चुका, गोलमाल में देखा, भुवन सोम में देखा कि गुस्से को वो उत्सव बनाते थे। अगर याद ना हो तो वो दोनों मूवीज दोबारा देख लीजिए, भुवन सोम और गोलमाल। गुस्सा करते थे अमोल पालेकर पर, तो उसका भी एक उत्सव होता था उनके लिए। उनके चेहरे पर एक बच्चे की गुस्से की एक भावना जो आती थी, और हम है कि जब गुस्सा करते हैं तो विक्रोध बन जाते हैं। तो बिफ्रेंड योर फीलिंग्स, डू नॉट डिनाई देम, फ्लो विद देम,
अटक मत जाओ उसमें। जैसे कि गुस्से में पड़ा रहा, 6 दिन तक मैं गुस्सा नहीं छोड़ पाया, दुख में पड़ा रहा, 6 दिन तक चोट डिप्रेशन में गया, सालों तक मैं उसको निकाल नहीं पाया, आप अटक गए, यू आर स्टैग्नेटेड। सो डू नॉट अलाउ इमोशंस टू बी स्टैग्नेटेड इनटू यू। तो जीवन के जो अलग अलग अनुभवों से गुजरोगे, उन अनुभवों में जो लागणियों से पसार होते हो, लागणियों का उत्कट अनुभव करते हो, उसके साथ बहते चलो, तो लागणी भी तुम्हारा उत्सव बन सकती है। तो दुख भी मेरा उत्सव है और खुशी भी मेरा उत्सव है, इस भावना से चलिए आप। एक्सपीरियंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ डीपली। जन्म दिवस जितना खुशी से मनाते हो, मृत्यु को भी उतना ही उत्सव बनाओ, है ना। मृत्यु होता है तो घर में शोक मनाओ, सब श्वेत कपड़े पहनो, बैसना रखो, मृत्यु नोहत दे दो, विधियां करो। उस समय आप पिक्चर नहीं देख सकते, टीवी नहीं चला सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो शोक का प्रसंग शोक का बना दिया, खुशी का प्रसंग खुशी का बना लिया। नहीं, ऐसा मत करो, बांटो मत प्रसंगों को। सब प्रसंग खुशी के लिए है, क्योंकि संसार में हम आए, दैट्स माय एग्जिस्टेंस, वो मेरा स्पिरिचुअल पर्पस है, खुशी मनाने के लिए आया। तो मृत्यु में भी खुशी मनाऊंगा और जन्म में भी खुशी मनाऊंगा, बीमारी में भी इतना ही आनंद लूंगा जैसा तंदुरुस्ती में लेता हूँ। चलते समय जो खुशी मुझे मिलती है, वो ईजा या चोट के कारण जब मैं पथरीग्रस्त होता हूँ, तभी भी मुझे खुशी होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस अ वैल्यू इन योर लाइफ, इससे तुम्हारी कोई यातना नहीं रहेगी। और अंतिम बात करते हुए कि एटीट्यूडिनल वैल्यूज, कैसे कौन सी वैल्यूज आपको अपने जीवन में उतारना है। तो एक्सेप्ट ऑल सफरिंग caused by your life, caused in your life by an all unalterable fate। संजोगों पर, घटनाओं पर, वातावरण पर, व्यक्तियों पर और समाज पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, अनकंट्रोलेबल है, अनअल्टरेबल है। इससे जो भी सफरिंग मुझे पैदा होता है, उसको हिम्मत के साथ सामना कर लो, इसे भागो मत। तो एक्सेप्ट, अगर पेन को तुमने स्वीकार नहीं किया, संघर्ष किया, तो वो सफरिंग बन गया, इसके बदले उसको स्वीकार कर लो। इसी में से तुम अपनी शक्ति को पाओ। जैसे गांधी जी ने अपनी सफरिंग से एक रात में क्या ताकत पाई कि पूरी मानव जाति को जगा दिया। यीशु ने, उनका आप जीवनी पढ़िए या चलचित्रों को देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक यात्रा को उन्होंने किस ऊंचाई पर लेकर हमको दर्शन कराया। इसी से उन्होंने शक्ति पाई। तो इसी से शक्ति पाओ और तुम अपने जीवन का कार्य करो। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कितनी भी तकलीफें तुम्हारे जीवन में रहेगी, फिर भी तुम्हारा जीवन मीनिंगलेस नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग निराश हो जाते हैं, हारते हैं और कहते हैं कि मैं अभी जीवन में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन में इतने सारे बंधन हैं, इतने सारे दुख हैं। तो दुखों के रहते हुए नहीं, दुखों के कारण ही तुमको अच्छा काम करने की क्षमता प्राप्त होती है, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो सफरिंग शुड नॉट बिकम योर लायबिलिटी, इट शुड बिकम योर रिसोर्स। तो इस बात को खास याद रखो, इसको तुम बोझ मत समझो, इसको तुम अपना क्षमता समझो, शक्ति समझो। एंड ऑल लाइफ चैलेंजेस, कोई भी परिस्थिति, जब विकट परिस्थिति में अपने आप को पाते हो, तो विकट परिस्थिति को महान मत बनने दो, उसको वन अप मत होने दो, आप वन डाउन मत हो जाइए, समानता का संबंध बनाइए। जैसे कि गुरु और शिष्य में समानता का संबंध नहीं है, डॉक्टर और पेशेंट में समानता का संबंध नहीं है, टीचर और प्यूपिल समानता का संबंध नहीं है, इसीलिए उसमें शोषण है, इसीलिए उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके बदले समानता का, तो उसी तरह का संजोगों को मैंने विराट बना दिया, महान बना दिया, तो मैं गिरा, मेरा वन डाउन पोजीशन हो गया, इसी में मेरे जीवन की पीड़ा हो जाती है। वही परिस्थिति मेरा एक्सप्लॉयटेशन करती है। इसके बदले हम समान स्तर के हो जाएंगे। जितनी महानता संजोगों में है, उतनी महानता मेरे में है। तो हमको चाहिए कि योग में, योग शब्दों को समझाने के लिए एक धातु का उपयोग किया जाता है। आपको युज धातु समझाई गई, वो तो एक है, एक दूसरा धातु है, कई बार उपयोग किया जाता है। युज संयमन है, युज संयमन धातु है, उससे जो योग शब्द बनता है, उस योग शब्द का मतलब होता है सामर्थ्य,
प्रभाव। तो फिलहाल मैं हमेशा संजोगों को महान समझता हूँ, व्यक्तियों को महान समझता हूँ, समाज मेरे से ऊपर है। तो कुछ भी काम करने के लिए मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। अरे उनको तो जो कहना है कहे, मैं उनके समकक्ष हूँ। तो संजोगों को विराट मत बनने दीजिए, समाज को विराट मत बनने दीजिए, लोगों को विराट मत बनने दीजिए। आप अपनी क्षमता को ऊपर ले आइए और समानता के संबंध जब स्थापित करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपके जीवन में जब आएगा तो कोई पीड़ा, कोई सफरिंग, कोई यातना आपके जीवन में यातना नहीं रहेगी। तो कुछ किताबों के नाम इधर मैंने बताए हुए हैं। इस दृष्टिकोण से नहीं बताया कि आपको अपने जीवन की पीड़ाओं से कुछ मुक्ति मिलेगी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हीलिंग शब्द का उपयोग पूरी वार्तालाप में 3 हफ्ते से कर रहा हूँ। तो हीलिंग का मतलब समझने के लिए शायद ये किताबें आपको कुछ काम आ सकती है। तो अगर आपके कोई सवाल हो अभी, जितना आपके पास समय है। जागृति, यस सर, मुझे एक चीज पूछने की, अगर वहाँ पे कोई भी टेक्निक नहीं है, टूल नहीं है हीलिंग के, इट्स ओनली द मैकेनिज्म, तो योग, प्राणायाम, ध्यान, विपश्यना, ये सब क्या है? इनको हम क्या बोलेंगे? तो फिलहाल तो समाज के लिए वो एक नशा है। अगर आप भी इसी नशे से सीखने को आए तो आप भी बेकार जाएंगे। अगर मैं भी उसी नशा पूरा करने के लिए आता तो मेरा जीवन भी बर्बाद जाता। तो मैं चाहता हूँ कि योग को आप मैकेनिज्म आप टूल मत समझिए अपनी बीमारियों को दूर करने वाला। उसको एक मैकेनिज्म समझिए ताकि वो आपकी आत्मिक शक्तियों को जगाएगा वो, और आपको सोचने को मजबूर करेगा और अपनी परिस्थितियों से ऊपर आने के लिए आपको कोई तरह रास्ता बताएगा। अपनी खुद की शक्ति के सहारे आप जीवन का रास्ता काटेंगे, किसी का मोमबत्ती उपयोग नहीं करेंगे, समझे ना। जी सर। तो इसके लिए योग विद्या बनी है। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब बहुत गलत समझाया जाता है कि उन व्यक्तियों को सच्चे में आत्मा का दर्शन हो चुका है, आत्मज्ञानी हो चुके हैं और उनके बाद बहुत आशाएं लेकर के जाते हैं। बहुत सारे नाम दिसंबर में बड़ौदा में उभरते हैं, रास्तों पर लगाए जाते हैं, आत्मज्ञानी फलाना फलाना, उनकी वह सत्संग। कोई सत्संग होता नहीं है ना, वो तो भेड़ बकरियों की वाड़े हैं, उनमें मत जाइए। तो योग है आपको जगाने वाली विद्या, उसका दुरुपयोग किया जाता है खुद की तकलीफों को दूर करने के लिए, फिटनेस को बढ़ाने के लिए। ये तो उत्तम विद्या का अवमूल्यन है, मत करने दीजिए इसको। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, हरिओम। हरिओम। પ્રશ્ન નથી કોઈ મારો, પણ તમે જે આ છેલ્લે કીધું એના માટે રિલીઝિંગ એટીટ્યુડ વેલ્યુઝ, કે તમારામાં જે બધાને ખબર છે, મને ગુજરાતીમાં બોલવું વાંધો નહીં ને કે હિન્દીમાં? ચાલે, અરે ગમે તે ભાષામાં બોલો। હવે આ પેરાલિસિસ વસ્તુ એવી છે કે માથાથી પગ સુધી તમને આમ ઢીલું કરી દે, તમને એક તમારા સ્નાયુ કે જે કહેવાય એ તમે ફિઝિકલી એટલા વીક પડી જાવ, પણ મનોબળ રાખો તો તમે એમાંથી બહાર આવી શકો છો। એટલે એ તમારામાં જે ક્રિએટિવિટી છે એમાં બિઝી રહો। હવે કોરોના મારા માટે આમ વિચારું તો પોઝિટિવ, કારણ કે કમ્પલસરી તમારા કુક નહીં આવે, કામવાળા નહીં આવે, તમારે જાતે કરવું પડે છે, એટલે સતત તમારી શારીરિક પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે। ખબર છે કે આ વસ્તુ કરવાની છે જેનાથી ઇમ્પ્રુવ થશે, એટલે જ્યાં તમને પીડા આવે, દુઃખ આવે તો એ તમારા માટે પોઝિટિવ પડે કે ના આ તો થવું જોઈએ તો જ આમાંથી બહાર આવાશે। એટલે જ્યારે ફિઝિકલી તમે લિમિટ આવી જાય તો છોડી દો, પણ પછી પાછું એકદમ ના છોડો, પાછું એ કરો। એટલે આ યોગા છે, કસરત છે, રૂટીન વર્ક છે જે મને હેલ્પફુલ થઈ છે। એટલે હું મારું એક્ઝામ્પલ દઈને તમને એ કહું છું કે એક વાત સાચી છે, પણ એક કે શારીરિક હલનચલન આ જે પીડા છે એમાંથી પણ મનોબળ પણ જોઈએ છે, કારણ કે સમાજ મદદ કરે છે, આપણને સપોર્ટ મળે છે, બધું બરાબર, અને એવું પણ કહેવાવાળા હોય છે કે આ તો બહુ મોટી પીડા છે, એમાંથી બહાર ન અવાય, અને એવું પણ કહેવાય છે ના ના તમે બહાર આવશો જ એમ। સો એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે કે ના, અને એ સાબિત પણ થયું કે ના, પ્રયત્નો કરવાયા પરથી આમાંથી બહાર આવી શકાય છે। એટલે એ જે પીડા આપ્યા કરે છે એ પીડાને તમે કે આનંદ માણો તો એ વાત સાચી, અને એમાંથી બહાર આવી જવાય છે। એટલે હમણાં કોરોનાના પીરિયડમાં તો મારું ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયું। ગીતાબેન નિર્મળ છે આપણી સમક્ષ, આગળ એકવાર પરિચય આપેલો છે કે ખતરનાક પેરાલિસિસ માંથી બહાર આવેલા છે,
પણ હું બે વાક્યોનો ઉલ્લેખ કરું ગીતાબેન. એક કે લખવો એ આપણી લાયબિલિટી નથી, પેરેલિસિસ પક્ષાઘાત એ આપણી સ્ટ્રેન્થ છે. એ સ્ટ્રેન્થને લીધે તમારામાં ઘણી શક્તિઓ ખીલે છે, બરાબર. આ એક એટીટ્યુડ ચેન્જ લાવવો જરૂરી છે. હું તમને એક પિક્ચર ગીતાબેન જણાવું, ગુજરાતી, ઇન્સિડેન્ટલી 2 દિવસ પહેલા જ મેં જોયું. એ પિક્ચરનું નામ છે ધાડ. ધાડ બહુ સુંદર મૂવી છે. એ એટલા માટે જોજો, બધાને ઉલ્લેખ છે એટલા માટે કે એમાં પણ એના નાયકને છેલ્લે લખવો થાય છે. તો જ્યારે વિચારો તમારા પર બહુ નિયંત્રણ, બહુ કંટ્રોલ કરી જાય અને તમને એમ લાગે કે હું લાચાર છું, હું પરિસ્થિતિ વિચારોથી બહાર નથી આવી શકતો, ત્યારે તમારી જે લાચારી, દુર્બળતા જાહેર થાય છે એમાંથી લખવો થાય છે. તો એનો જે નાયક છે ઘેલો, એને પણ અંતમાં લખવો થઈ જાય છે. એ લખવો કેમ થઈ જાય છે એ તમે અભ્યાસ કરશો બધા સાધકોને, હા, તો તમને લખવાનું કારણ ખબર પડશે અને એનાથી બહાર આવવાની તમને પ્રેરણા મળશે. લખવા એટલે નોટ પેરાલિસિસ, હાથ પગના લખવાની વાત નથી કરતો. આપણા જીવન પણ પેરાલિટિક છે, અટકી ગયા છે ક્યારના. જ્યાં છો ત્યાં ને ત્યાં જ છો. 20 વર્ષ પહેલા હું કમાતો હતો ને આજે પણ કમાઉં છું, ત્યારે પણ ડોક્ટરી કરતો હતો ને આજે પણ ડોક્ટરી જ કરું છું. એટલે મારા હાથ પગ બિલકુલ અપંગ થઈ ગયા છે. બધા જે કરતા હતા એને એ જ આજે કરે છે. એટલે મારી સાથે ભણનારા 1993માં જે વિદ્યાર્થીઓ યોગ કરતા હતા એ આજે મળે ત્યારે હું એમને પૂછું શું કરો છો, આપણે તો એ જ નોકરી ચાલે છે. તે બધા પક્ષાઘાતીઓ છે. ઓકે ગીતાબેન, તમારું ઉદાહરણ બહુ સારો છે અને સલામ છે તમને. અનુભવ સર, એટલે મેં તો ચલો શેર કરું બધા જોડે. ઓકે, પણ યોગને આપણે ટૂલ તરીકે નહીં લઈએ, બધાને માટેની વાત છે, ગીતાબેન માટેની નથી. ઓકે. હા પણ સર તમે મૂવી નું કયું નામ કીધું? આ ધાડ. ધાડ પાડીએ આપણે, લૂંટ કરીએ ધાડ. આ યુટ્યુબ પર મળશે તમને, આજે જોઈ કાઢજો, બહુ મજા આવશે. અને મનનપૂર્વક જોજો પિક્ચર, ટાઈમ પાસ મૂવી નથી, આમાં બહુ બધો બોધ છે. બહુ મજા આવી ગઈ મને જોવાની. ઓકે સર. અને બહુ સારા બધા કલાકારો છે અંદર, એકથી ચડિયા હતા બીજા. યા બોલો. હવે આપણે પૂરું કરી રહ્યા છીએ, એટલે જેની ધીરજ ના હોય, બીજું કામ હોય તો જતા જઈ શકો છો. હા, આપણે પૂરું કરીએ છીએ હવે. યસ, બોલો બેન. હા, એ જાતે ટ્રાયલ કરી બહુ સારું લાગે. અને એન્ડ ઓફ ધ ડે ની મોરલ ઓકે, તમારો અવાજ થોડો વચ્ચે વચ્ચે તૂટી ગયો એટલે પૂરેપૂરું નથી સાંભળી શક્યો, પણ જાતે કરીએ તો બહુ સારું લાગે છે એવું તમારો સાર છે, બરાબર ને? ફિલિંગ તમે કીધું ને, એ જાતે કરતા બહુ મજા આવે જીવનમાં. એ જ મજા છે જિંદગીની. કોઈ મને ચલાવે ને હું જાતે ચાલું, બરાબર ને? બેમાં કેટલો ફેર છે. ઓકે, બસ ત્યારે કોઈ આંગળી પકડશો નહીં, એ આપણી 3 અઠવાડિયાની ચર્ચાનો સાર છે. હરિઓમ સર. યોગ શીખવા માટે પણ કોઈનો સહારો ના લેશો. હા, હરિઓમ સર. આપણે 4-5 મિનિટમાં પૂરું કરવું છે. હા, જેટલા પ્રશ્નો પૂછવા એટલે. યસ. હેલો સર, હા બોલો. મૂવી છે કે હિન્દી? ગુજરાતી, શુદ્ધ ગુજરાતી. બહુ સુંદર મૂવી છે, અચૂક જોવા જેવું. ધાડ, કે મેનન, નંદિતા દાસ, સ્વરૂપ સંપત અને રઘુવીર યાદવ અને વિનય પાઠકનું ડિરેક્શન છે. બહુ સુંદર ડિરેક્શન છે અને કચ્છની રણભૂમિ છે. અચૂક જોજો બધા. ધાડ. हरिओम सर, क्वेश्चन तो नहीं है पर एक छोटी सी चीज पूछनी थी। जैसे कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आपने एक एग्जांपल दिया था कि हम किसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से जाते हैं तो जैसे गाड़ी ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा भी आता है कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, या किसी चीज को देखते कोई चीज ऐसी होती है हमारे सामने जिसको देख के गुस्सा आता है, तो ऐसे टाइम पे एक ही चीज होती है कि हमें माइंड को कंट्रोल करना होता है। तो ये जो माइंड को कंट्रोल करना होता है उसका मतलब ही यही है कि हमें किसी काम में जुट जाना है। तो ड्राइविंग जो है ना वो खुद एक मजेदायक काम है, प्लेजर ऑफ ड्राइविंग है ना। मानो कि उस टाइम आने वाले जैसे चीज गुस्से को तुम कैसे रोक सकते हो? जैसे रास्ता खराब है, आपको अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी ऊपर खगड़ हो रही है, तुम अपने काम पर फोकस करो, उद्देश्य पर नहीं, क्योंकि उद्देश्य था मुझे कहीं पहुंचना है 11 बजे,
ओके है ना, उसी पर फोकस करते करते गुस्सा आ जाता है कि ये रास्ता खराब आ गया। इसके बदले ड्राइविंग को उद्देश्य बनाओ। ओके, काम के खातिर काम करो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, हेतु के प्राप्ति के लिए, या तो कोई परिणाम के लिए काम करते हैं, तब हमको गुस्सा आता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आता है ना, काम विलंबित हो गया। इसके बदले ड्राइविंग इज अ प्लेजरेबल टास्क। मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक है, तो जितना लंबा रास्ता उतना मजावार, और जितना उबड़ खाबड़ उतना मजावार। जितना वो जल्दी पहुंचाता है उतना मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, समझे ना? थैंक यू सर। That's the attitude I am talking, actually. The attitude. नहीं सच अच्छी बात है સર. સર બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે હવે આપણે આ બધું બરાબર છે, પણ કોઈ વ્યક્તિ હોય તો કોઈ વ્યક્તિના અમુક એના એવા નેચર થી કે એનાથી આપણે કંટાળીએ કાં તો એનાથી આપણને ગુસ્સો હોય તો એને કંટ્રોલ કરવા શું કરવું? તમારે વ્યક્તિને કંટ્રોલ કરવો છે, એટલે તમે આ ફલાણી જગ્યાએ 11 વાગે પહોંચવાનું છે, અનંતાબેનનો ઉદાહરણ જ થયો તમારો. તમે સંબંધોને માણો, તમે અપેક્ષાઓને તમારો ઉદ્દેશ બનાવી દીધો. અમુક વ્યક્તિ મને અનુકૂળ કેમ ના થાય, એ બદલાય કેમ નહીં, એ મારું ધારેલું કેમ કરે નહીં, એ 11 વાગે ફલાણી જગ્યાએ પહોંચવા જેવો ઉદ્દેશ થઈ ગયો. એના બદલે ટ્રાવેલને માણો, એ વ્યક્તિ સાથે જીવવાનું માણો, બરાબર ને? તો જેટલી વિકટ વ્યક્તિ હોય એની જોડે જીવવાની એટલી મજા છે. તો સોક્રેટિસ હતા, એમના પત્નીનું નામ હતું જંતપી. બહુ એનું તો વર્ણન પણ એટલું ભયાનક કરેલું છે બધા પુસ્તકોમાં કે મને વાંચતા વાંચતા એમ થાય કે સોક્રેટિસ એની સાથે કેમ જીવી શકે, આટલો ઉત્તમ જ્ઞાની પુરુષ આવી સ્ત્રી જોડે. અને પાછા એમને તો એમના નગરની ઘણી બધી યુવાન છોકરીઓ પ્રેમ કરતી અને લગ્ન કરવા રાજી હતી. તો સોક્રેટિસને એના મિત્રએ પૂછ્યું, એ જ મિત્ર ઇન્સિડેન્ટલી પછી એની પત્ની જંતપી સાથે એણે એક્સ્ટ્રા મરાઇટલ અફેર પણ કર્યું હતું. પણ એ પુરુષ સોક્રેટિસને પૂછે છે કે આવી સ્ત્રી જોડે રહેતા તને કંટાળો નથી આવતો? તો સોક્રેટિસે જવાબ આપ્યો છે કે ઘોડો જેટલો તોફાની હોય એટલો સવારી કરવાની મજા આવે, સાદા સીધા ઘોડા પર શું સવારી કરવાની? તો એવો રસ્તો હોવો જોઈએ જિંદગીનો. બધાને અનુકૂળ નહીં બનાવશો. ઓકે.